हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गीता मैथ्स क्लासेस। आज मैं आप सभी को इस वीडियो में क्लास 10th के चैप्टर नंबर 9 की इंट्रोडक्शन करवाने जा रही हूं। तो मैंने आपको जस्ट अभी पिछली वीडियोस में चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री जो है वो फिनिश करवाया है। ठीक है, तो अब वो जो ट्रिग्नोमेट्री है वो कहाँ कहाँ यूज़ आएगी, कहाँ कहाँ अप्लाई होगी, तो वो हम चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में करने वाले हैं। ठीक है, तो अब चैप्टर नंबर 8 से जो हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्री टेबल करा था वो हम इस चैप्टर नंबर 9 के लिए भी अच्छे से लर्न कर लेंगे, क्योंकि आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में ये दोनों टॉपिक्स जो है वो काम आएंगे। ठीक है, तो मैं आपको इन शॉर्ट में ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्री टेबल बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। आपकी 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होती हैं। कौन कौन सी? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। साइन थीटा के सामने लिखना है आपने कोसेकेंट थीटा, क्योंकि इसका आपस में रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। कॉस थीटा के सामने लिख लेना है सेकेंड थीटा, इन दोनों का आपस में रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। टैन थीटा के सामने लिखना है कॉट थीटा, तो इनका आपस में रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। तो इनको आपने आमने सामने लिख लेना है, तो आपको इजी रहेगा रेशियोज पता करने में। ठीक है, तो मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रखी है, वो क्या है? पीले बेटा पीले हर हर बोल के। तो आपने इस मंत्र को याद रखना है। ठीक है, अब इसके जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट अल्फाबेट है P/H, वो लिख लिया। B/H वो लिख लिया। P/B वो लिख लिया। ठीक है, तो अब ये जो P/H है ना, ये किसका रेशियो है? साइन थीटा का। B/H जो है वो किसका रेशियो है? कॉस थीटा का। P/B जो है वो किसका रेशियो है? टैन थीटा का। ठीक है, और नीचे से उल्टा देखें तो H/P किसका हो जाएगा? कॉसिकेंट थीटा का। H/B किसका हो जाएगा? सेकेंड थीटा का। और B/P किसका हो जाएगा रेशियो? कॉट थीटा का। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो P है वो क्या है? परपेंडिकुलर है। H जो है वो हाइपोटेन्यूज है। B जो है वो बेस है। तो यहाँ पर मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया हुआ है, तो ये आपका 90 डिग्री, यहाँ पर मैंने थीटा कंसीडर किया है। तो एंगल थीटा के सामने वाली जो साइड है वो आपकी परपेंडिकुलर होती है, और जिस साइड पे ये दोनों एंगल्स बनते हैं ना, वो साइड हो जाती है हमारी बेस। और ये जो सबसे लंबी वाली साइड है, बड़ी वाली साइड, ये होती है हमारी हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो आपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के लिए इस मंत्र को हमेशा याद रखना है। इस मंत्र से आपको ये जो रेशियोज हैं वो कभी नहीं भूलेंगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है, हम कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ट्रिग्नोमेट्री टेबल को इन शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। डिटेल में करने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में है जो लिंक डाल दूंगी, वहां से जाके आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो है वो अच्छे से समझ लेना। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने थीटा लिखा है। थीटा आपके पास 5 एंगल्स हैं, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो आपने सीरीज वाइज क्या लिख लेनी है यहाँ पर? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेकेंट थीटा, सेकेंड थीटा, कॉट थीटा, यही सीरीज रखना। ठीक है, आपने साइन थीटा के लिए रेशियो लर्न कर लेनी है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ठीक है, और कॉस थीटा के लिए क्या हो जाएगा? साइन थीटा की जो रेशियोज लिखी है इन्हीं का आप पीछे से रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो आपकी ये जो रेशियोज आएंगी वो किसकी आ जाएंगी? कॉस थीटा की। ठीक है, टैन थीटा के लिए क्या हो जाता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करोगे तो इन सभी वैल्यूज को आपने क्या करना है? 0/1 करोगे तो 0 आ जाएगा। 1/2 करोगे तो √3/2 करोगे तो आपके पास टैन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/√3। ऐसे ही 1/√2 करोगे तो टैन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। ठीक है, तो आपने क्या करना है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करना है, तो आपके पास टैन थीटा की ये सभी रेशियोज निकल कर आ जाएंगी। कोसेकेंट थीटा के लिए क्या करना है? आपके पास जो साइन थीटा की रेशियोज आई है ना, इन्हीं का आप क्या करिए? रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो आपके पास कोसेकेंट थीटा की आ जाएंगी वैल्यूज। सेकेंड थीटा के लिए क्या करना है? कॉस थीटा की जो वैल्यूज है इन्हीं का आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो सेकेंड थीटा की वैल्यूज आ जाएंगी। कॉट थीटा के लिए आपने टैन थीटा का उल्टा कर देना है, तो इसकी कॉट थीटा की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो आपने चैप्टर नंबर 9 के लिए आपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्री टेबल को जो है अच्छे से लर्न कर लेना है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो चैप्टर नंबर 9 के लिए आपको ये 2 पॉइंट्स जो है वो अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का मीनिंग अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो आपको जो क्वेश्चंस दिए होंगे आप उनके डायग्राम सही बना पाओगे। अगर डायग्राम सही बनेंगे तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर है, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज एन एंगल दैट इज फॉर्म्ड बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लाइन ऑफ साइट। आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, वो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनता है। ठीक है, और
If the line of sight is upward from the horizontal line, then the angle formed is an angle of elevation. अगर आपकी line of sight जो है वो horizontal line से ऊपर होगी तो आपका कौन सा एंगल बनेगा? angle of elevation. In short में अगर हम बात करें तो अगर हम अपने सर को ऊपर देख करते हैं, ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को, किसी चीज़ को देखने के लिए हम अपनी आंखों को ऊपर करते हैं, अपने सर को ऊपर करके देखते हैं, तो हमारा कौन सा एंगल बनता है? एंगल ऑफ एलिवेशन. ठीक है, तो हमेशा याद रखना, आपको ऊपर देखना पड़ रहा है किसी चीज़ को देखने के लिए तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर जो एंगल बनता है वो आपका कौन सा एंगल बनता है? एंगल ऑफ एलिवेशन. ठीक है, तो यहाँ पर आप इस डायग्राम के हिसाब से समझिए. यहाँ पर ये एक बच्चा है, बच्चा क्या हो जाएगा? आपका ऑब्जर्वर. ठीक है, तो यहाँ पर ये इस पतंग को देख रहा है तो पतंग क्या हो जाएगी? आपकी ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो यहाँ इसकी आंखों से लेकर इस ऑब्जेक्ट तक का जो लाइन बनेगा ये क्या बन जाएगी? आपकी लाइन, लाइन ऑफ साइट. ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? हॉरिजॉन्टल लाइन. तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन है. ठीक है, यानी कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन से जो ऊपर एंगल बनेगा ना वो आपका कौन सा एंगल होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन. यहाँ पर इस बच्चे को देख रहे हो आप, ये बच्चा जो है इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अपने सर को ऊपर कर रहा है, अपनी आंखों को ऊपर कर रहा है इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए. तो अपने सर को जब हम ऊपर करते हैं किसी भी चीज़ को देखने के लिए तो आपका कौन सा एंगल बनता है? एंगल ऑफ एलिवेशन. ठीक है, तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा. ठीक है, जब कोई पर्सन किसी चीज़ को ऊपर देखता है, ठीक है, तो आपका कौन सा एंगल बनता है? एंगल ऑफ एलिवेशन. ठीक है, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन समझते हैं कि क्या होता है. अब एंगल ऑफ डिप्रेशन समझते हैं कि क्या होता है. यहाँ पर है द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज एन एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लाइन ऑफ साइट व्हेन द ऑब्जर्वर लुक्स डाउनवर्ड एट एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन. जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो भी हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में ही बनता है, लेकिन जब आपका जो ऑब्जर्वर है ना वो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अपने नीचे देखता है, ठीक है, अपने सर को नीचे करके देखता है. यहाँ पर लिखा है लोअर अवर हेड, अपने हेड को नीचे करके देखता है उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, तो आपका कौन सा एंगल बनेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन. अपनी आंखों को नीचे करके देख रहा है वो. ठीक है, तो कौन सा एंगल बनेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन. यहाँ पर आप इस एग्जांपल को समझिए. ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग में ये बालकनी में एक बच्चा खड़ा है. ठीक है, ये बच्चा जो है इस बॉल को देख रहा है तो ऊपर से खड़े होके वो नीचे जो ग्राउंड पे बॉल है उसको देख रहा है. तो देखिए यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी और इसकी आंखों से लेकर इस बॉल तक का जो लाइन बनेगा वो क्या हो जाएगा? लाइन ऑफ साइट. ठीक है, तो लाइन ऑफ साइट और ये हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में एंगल बना. ठीक है, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन से जो नीचे एंगल बनेगा ना तो वो क्या हो जाएगा? आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन. ठीक है, इसको अपनी आंखों को नीचे करना पड़ रहा है इस बॉल को देखने के लिए. ठीक है, जब आप अपनी आंखों को नीचे करेंगे, अपने सर को नीचे करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए तो आपका क्या बनेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन. ठीक है, तो इन शॉर्ट में आप बस यही ध्यान रखना, अगर आपका हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर अगर एंगल बनेगा तो वो कौन सा बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन. अगर हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे एंगल बनेगा तो आपका बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन. ठीक है, या आप समझिए अगर आप कोई पर्सन नीचे ग्राउंड पे खड़े होके किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है ऊपर, ठीक है, ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है ग्राउंड पे खड़े होके, तो कौन सा एंगल बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन. ठीक है, और अगर कोई पर्सन ऊपर से खड़े होके किसी ग्राउंड पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, नीचे देख रहा है वो ऊपर से खड़े होके, तो कौन सा बनेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन. ठीक है, तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गया होगा. अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहे तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए. ठीक है, तो अब आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इन दोनों का मीनिंग जो है और अच्छे से क्लियर होगा. तो अगर आपको इन दोनों का मीनिंग अच्छे से क्लियर हो जाएगा ना तो आपके जो डायग्राम है वो बिल्कुल सही बनेंगे. सही डायग्राम बनेंगे तो आपके क्वेश्चंस भी जो है वो सही से सॉल्व हो पाएंगे. ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए. वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच.